नमस्कार दोस्तों। मैं शादी के बाद बहुत खुश थी। मुझे प्रेग्नेंट हुए 3 महीने ही गुजरे थे कि जब अचानक मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं बहुत रोई, मगर अपने बच्चे के लिए मैंने सब्र कर लिया। इस वाक़या को 3 साल गुजर गए थे और अब मैं नॉर्मल हो चुकी थी। एक दिन मैं अपने बच्चे को स्कूल से लेने गई। रास्ते में कब्रिस्तान आया तो मैंने अपने पति की कब्र पढ़ने के लिए सोचा। जैसे ही मैं कब्रिस्तान में दाखिल हुई और पढ़ने लगी, अचानक अपने पति की कब्र को देखकर मेरा दिल फट गया, क्योंकि मेरा नाम अमीना है। मैं अपने घर की लाडली बेटी थी, क्योंकि मैं 5 इकलौती और सबसे छोटी बहन थी, जिसकी वजह से मेरे भाई मेरी हर ख्वाहिश पूरा करते थे। मेरे मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ उनके लिए हुक्म हो जाता था, जिसे वह लोग रद्द करना गुनाह समझते हैं। मैं इसी लाड़ प्यार की वजह से काफ़ी बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी हर ख्वाहिश पूरी होने की उम्मीद से अपनी हर बात, हर ख्वाहिश को ज़रूर अपने भाइयों को बताती, जिसे वह बिना सोचे विचारे पूरा कर देते थे। मेरी ईगो और ज़िद इस हद तक बढ़ गई कि मैं इंसानों को भी कुछ ना समझती थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जिसका सबक मुझे ज़िंदगी ने दिया था। तब मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िद की वजह से मैं बर्बाद हो जाऊंगी। अमीना, ज़िद ना किया करो, एक दिन नुकसान उठाओगी। माँ अक्सर मुझे टोका करती थी, मगर मैं उनकी एक ना सुनती और यूं ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात जिद करती रहती। मुझे सही गलत की भी तमीज़ ना रही, क्योंकि मुझे पता था मेरी बात रद्द नहीं होगी। मैं कॉलेज भाई के साथ जाती और ड्राइवर के साथ वापस आती। एक दिन मैं कॉलेज की छुट्टी के वक्त रास्ते में खड़ी ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी, जो काफ़ी लेट हो चुका था। एक तो भूख और दूसरा गर्मी की वजह से मुझे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। मैं सड़क पर नज़रें गड़ाए खड़ी थी कि कहीं से ड्राइवर आ जाए तो जल्दी से चली जाऊं। उस इंतज़ार में मेरे पास एक बाइक आकर रुकी। बाइक पर बैठे इंसान ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए मैं उसे पहचान न सकी। मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर उससे पहले कि मैं उसे कुछ सुनाती, उस आदमी ने अपना हेलमेट उतार दिया, जिसमें उसका चेहरा देख सकूं। वह मेरी खाला का बेटा था। मैं उसे देखकर खुश हो गई। मुझे वह बहुत पसंद था। मैं तो अपनी खुशी में आसपास को ही भूल गई थी। यहाँ मेरा मतलब है कि आप मेरे कॉलेज के पास क्या कर रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा था। हाँ, बस मुझे तुम्हारे कॉलेज के पास बने मार्केट में कुछ काम था, तो इसलिए यहाँ आ गया। खैर, तुम बताओ यहाँ क्या कर रही हो? उसने मुझे देखने से कतराया। उसकी नज़रें ज़मीन पर थी। वह ऐसा ही था, इसलिए मुझे कहीं ना कहीं मुझे वह अच्छा लगने लगा था। घर जाना है, मैं ड्राइवर का इंतज़ार कर रही हूँ, मैं काफ़ी थके हुए लहजे में कहा था। क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? उसके कुछ बोलने से पहले ही मैं जल्दी से कह दिया, तो वह सोच में पड़ गया। अब तुम सोच क्या रहे हो? मुझे घर ही तो छोड़ना है। छोड़ दो, तुम्हारी मेहरबानी होगी, मैंने एक उदास लहजे में कहा था। मेरे यूं कहने पर वह मुझे देखने लगा और फिर गहरी सांस लेता हुआ बोला, ठीक है। उसने बाइक स्टार्ट करते हुए कहा, तो मैं उसके पीछे बैठ गई। वह मुझे घर छोड़कर चला गया। माँ ने उसे बहुत कहा रुकने का, मगर वो नहीं रुका था। मेरी मासी दूसरे शहर में रहती थी, कभी कभी हमारे घर आती थी। मासी बहुत अच्छी थी और मुझसे मोहब्बत भी करती थी। एक दिन अनवर, मेरा कज़िन, वह मेरे घर आया। मासी ने बताया था कि वह किसी काम से कुछ दिन रुकेगा। मैं सुबह सवेरे ही उठकर उसके लिए नाश्ता बनाने लगी। इसी तरह मैं उसका हर काम खुद करती थी। घर वाले हैरान थे कि मैं यह सब क्यों कर रही हूँ, मगर मैं चाहती थी कि वह मुझे याद रखे। एक दिन मैंने सुना कि वह किसी से बात कर रहा था। मुझे लगा वह किसी लड़की से बात कर रहा है, मगर जैसे ही मैं कमरे में गई, उसने मोबाइल बंद कर दिया, जैसे वह मुझसे कुछ छुपाना चाहता हो। मैंने भी सवाल नहीं किया और वापस आ गई। उन चंद दिनों में मुझे लगातार लगा कि वह मुझसे कुछ छुपाता है। उन्होंने मुझसे अजीब रवैया रखा था, मगर मैं भी बहुत ज़िद्दी थी। उन सब के बावजूद उसे बुरा ना कहती, और इन चंद दिनों में कब मुझे उससे प्यार हो गया, पता ही नहीं चला। जब वह वापस जाने लगा तो मेरा दिल उदास हो गया। मैंने सोच लिया था कि अब यह बात मैं अपने भाई को बता दूंगी। एक वही है जो मुझे अनवर से मिलवा सकते हैं। मैंने भाई से कहा तो वह चुप हो गए। अब आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जवाब तो दो। मैं उन्हें चुप देखकर गिड़कर बोली, अमीना मासी से बात करेंगे, फिर देखते हैं। भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझसे कहा। मैं खुशी खुशी कमरे में चली गई।
अगले दिन हम सब मासी के घर गए थे तो भाई ने उनसे बात की, जिस पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वह अनवर से बात करके बताएंगे। हम सब वापस आ गए। मासी की बात पर मैं उदास हो गई थी और सीधी कमरे में आ गई। मुझे लगातार फिक्र सता रही थी कि वह क्या फ़ैसला करेंगे। अगले दिन जब मासी ने इनकार किया तो मेरी जान निकल गई थी। भला वह कैसे इनकार कर सकती थी? हालांकि वह मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर अब मुझे बहुत दुख हुआ था उनके रवैये से, उनके इनकार से। यह बात मैंने दिल से लगा ली, जिसका नतीजा बुखार की सूरत सामने आया। सब भाई मेरी तबीयत की वजह से परेशान थे। वह मुझे यूं देख नहीं सकते थे। यह मैं जानती थी, मुझे अनवर से शादी करनी है, किसी भी कीमत पर। आप जो करना चाहें करो, मगर उसे राज़ी करो, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। मुझे अनवर चाहिए। अगर वह मुझे नहीं मिला तो मैं खुद को ख़त्म कर लूँगी, मैंने चिल्लाते हुए कहा। तो सब डर गए। भाई मजबूर हो गए। उनकी लाख समझाने पर भी मैंने इस बात पर जिद लगा ली थी कि मुझे अनवर ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। भाई ने मासी से बात की तो उन्होंने ज़बरदस्ती अनवर को राज़ी किया। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं तो खुशी खुशी सब तैयारी कर रही थी। मंगनी वगैरह की जगह सीधा शादी तय हुई। 1 महीने बाद मैं अनवर के घर उसकी पत्नी की हैसियत से आ गई। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वह चुप चुप रहने लगा था, मगर फिर भी मैंने परवाह ना की। मुझे अपनी खुशी में किसी चीज़ का होश ना था। कौन खुश है कौन नहीं, मैं हर चीज़ से बेखबर थी, जो कि मेरी दूसरी गलती थी। मैंने मासी का ख्याल रखते रखते घर की जिम्मेदारी का भी ख्याल रखा। अनवर मुझसे दूर दूर रहता, सुबह ऑफिस और शाम को दोस्तों के साथ गुजारता और रात को देर से घर आता। जब मैं मौसी से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि यह मेरी जिद का नतीजा है। मैं परेशान हो गई थी। मैंने अनवर से बात करने का सोचा, इसलिए आज मैं जाग रही थी। अनवर 12 बजे घर आ चुके थे। मुझे बहुत नींद आ रही थी, मगर फिर भी मैं ज़बरदस्ती आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी। जब एकदम दरवाजे की चरचहाहट से मैं उठकर बैठ गई। वह जैसे ही अंदर आया मुझे जागता देखकर हैरान हुआ। फिर मेरे पास बैठ गया। अमीना, ठीक हो? वह मेरे माथे पर हाथ रखते हुए पूछने लगा। मैं ठीक हूँ, बस मुझे तुमसे बात करनी है, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। बोलो, क्या बात करनी है? वह अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला। तुम मुझसे नाराज़ हो? मतलब इस शादी से राज़ी नहीं हो क्या, जो तुम ऐसा रवैया रख रहे हो? देखो, मुझे दुख होता है तुम्हें यूँ देखकर। तुम मुझे नज़रअंदाज करते हो, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने दिल में उठने सारे सवालात उसके सामने रख दिए। बदले में वो मुस्कुरा दिया। अरे यार, इतनी सी बात पर तुम परेशान हो? मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, बस ऐसे ही कुछ परेशान था, इसलिए तुम्हें वक्त ना दे सका। इतना कहकर वह हंसने लगा। फिक्र नहीं करो, अब ऐसा नहीं होगा। उसके बाद वह मेरा पूरा ख्याल रखता था और पूरी कोशिश करता था मैं खुश रहूं। अब सब ठीक था। मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। अनवर बहुत खुश था, या शायद मेरा वह वहम था। मैं कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी जब मुझे वह खबर मिली कि जिससे मेरी दुनिया ही हिल गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। वह खबर जो मुझे मिली है वह वाकई सच है। अनवर की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वह मौके पर ही जान गंवा चुके थे। मैं इस सदमे से काफ़ी वक्त तक उठ ना सकी, बल्कि मैं तो खुद मरने वाली हो गई थी। वह वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल था। खैर, मेरे पति की सभी अंतिम क्रियाएं हो चुकी थी। अब मैं अपने पति के बगैर इस घर में रह रही थी। इसी तरह वक्त गुजरने लगा और फिर बेटे की डिलीवरी हो गई। एक बार फिर मैं शिद्दत से बहुत ही रोई थी। इतनी बड़ी खुशी जिसमें मेरा हमसफ़र ही साथ नहीं था। मैं काफ़ी देर ऐसे ही रोती रही। मैं अंदर से ख़त्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि कभी उठ ना सकूँगी, मगर मुझे उठाना पड़ा क्योंकि मुझे मेरे बेटे के लिए जीना था। मैंने खुद को संभाल लिया। मैं अब अपने भाइयों के साथ रहती थी। मेरे देवर ने मुझे यह कहकर घर से निकाल दिया कि मैं अब इस घर में रहने की हकदार नहीं हूँ, तुम दूसरी शादी कर लो। एक दिन भाभी ने मुझे यही बात कही तो मैंने दुख से उन्हें देखा। मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती, मैंने दर्द से जवाब दिया, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ अनवर है। उसकी जगह किसी को देना मेरे बस में नहीं है। मैंने ये कहा और उठ गई। मुझे भाभीयों के पास रहते काफ़ी वक्त गुजर गया था। मुझे वहाँ रहना भी नागवार गुजरा रहा था।
कुछ भाभीियों का वक्त पर मुझे इस बात का एहसास दिलाना कि मैं उनके दर पर हूँ, जिसकी वजह से मैं अलग घर में रहने लगी थी। इस बात पर मेरे भाई बहुत नाराज़ हुए, मगर मेरे लिए अपनी इज्जत आत्मसम्मान भी अहमियत रखती थी। मैं अकेली रह गई थी, मेरी जिद खत्म हो चुकी थी। मैं अब काफ़ी उदास रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी हंसी अनवर के साथ ही ख़त्म हो गई है। मैंने खुद को अकेले रहने की आदत डाल दी थी। मुझे वहाँ रहते हुए काफ़ी साल बीत गया। मेरा बेटा अब स्कूल जाने लगा था। मैं स्कूल में टीचर थी। वैसे मेरे भाई मेरा खर्च उठाने को तैयार थे, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरी औलाद किसी के रहमो करम पर परवरिश करूं। इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया और एक स्कूल में टीचर की जॉब कर ली। मैं रोज़ अपने बेटे को स्कूल छोड़कर दूसरे स्कूल चली जाती जहां मैं टीचर थी। एक दिन जब मैं अपने बेटे को स्कूल से लेकर घर जा रही थी तो रास्ते में मेरी नज़र कब्रिस्तान पर पड़ी। कुछ देर में वहाँ खड़ी रही। वैसे तो मैं हर जुम्मेरात को कब्रिस्तान जाती थी, मगर इस दिन मुझे घबराहट हो रही थी अंदर जाने से। फिर ना जाने क्यों सोचकर मैं अंदर चली गई। अपने पति की कब्र पर हाथ उठाकर पढ़ने लगी। अभी मैं फ्री ही हुई थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं डर गई और पलटी, मगर सामने देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी सांस रुक गई थी, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ये कैसे पॉसिबल था? जो इंसान मेरे सामने खड़ा था वह मेरा पति था। मैं तो एकदम बर्फ़ की तरह जम गई थी। उसे देखकर ये कैसे मुमकिन था? मैं मुंह पर हाथ रख कर खड़ी थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। होश तब आया जब मेरे बेटे ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ बुलाया। अगर आप जिंदा हैं तो यह कब्र किसकी है? मैं काफ़ी बदहवास में पूछी। मेरा ड्राइवर की। उसके बताने पर मैं चौंक कर उससे देखा। मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। वह मुझे यूँ बेचैन देखकर बोला, मम्मी घर चलो। मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़कर लगातार कह रहा था, यह हमारा बेटा है। अनवर ने खुश होकर उसे उठा लिया और सीने से लगाकर चूमने लगा। वह उसे प्यार कर रहा था और मैं देख रही थी। यह वह इंसान था जिसकी मोहब्बत के लिए मेरा बेटा इतने सालों तक तरसता रहा था। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ था। अमीना तुम मेरे साथ चलो। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने घर ले गया। मुझे अपने सामने बैठाकर खुद नीचे बैठ गया। अमीना कैसी हो तुम? उसके पूछने पर मेरी आंखें आंसुओं से बहने लगी। यह आप मुझसे पूछ रहे हैं? अमीना, मैं एक लड़की से प्यार करता था, वो भी मुझे चाहती थी। हम दोनों कॉलेज के वक्त से एक दूसरे को जानते थे। हर वक्त वह मेरे दिमाग के ऊपर सवार रहती थी। मैं उसे एक लम्हा तक के लिए भूल ना पाया था। कॉलेज के आखिरी दिनों में मैंने उसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, तो उसने खुशी से मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया। मैंने वादा किया था कि मैं उससे शादी करूँगा, मगर जब तुम्हारे भाइयों ने ज़बरदस्ती की तो मैंने फ़ौरन मना कर दिया और फिर तुम्हारी तबीयत ख़राब रहने लगी। उस वक्त तुम्हारे भाइयों ने मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। वह तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हें यूँ तकलीफ़ में नहीं देख सकते थे। उसके बाद माँ ने भी मुझे बहुत समझाया। आखिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वास्ता दिया। मैं उस वक्त कितना मजबूर था यह मैं ही जानता हूँ। दिल करता कि तुमसे बात करूँ, मगर डर जाता कि कहीं तुम खुद को कुछ कर ना डालो। इसी डर और खौफ की वजह से मैं तुमसे शादी कर ली, मगर कभी तुम्हें अपना ना सका। ऊपर से वही लड़की जिसे मैं पसंद करता था वह मुझसे नाराज़ हो गई। मुझे उसकी बहुत फिक्र रहने लगी थी, जिसके बिना पर मैंने तुम्हें नज़रअंदाज किया और तुम समझ गई थी जिस रात तुमने मुझसे कहा कि मेरा तुम्हें नज़रअंदाज करना बुरा लगता है। मुझे एक अनजानी सी खुशी हुई थी। मैंने सोचा अपनी मोहब्बत को भूलकर तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वक्त देने लगा। मैं तुम्हारे साथ खुश था। फिर एक दिन वक्त ने सब कुछ पलट दिया और वह लड़की मेरे सामने आ गई, रोती हुई, सिसकती हुई। मुझे उसे ऐसा देखकर गहरा सदमा हुआ। उसने मुझसे कहा कि मैं उससे शादी कर लूँ। यकीन करो अमीना, मुझे उस वक्त तुम्हारा ख्याल आया था, मगर उस लड़की के बहते आंसू देखकर मैं मजबूर हो गया और मैंने रजामंदी दे दी। और उसके बाद मेरे दिमाग पर एक ही बात सवार रही थी। लगातार मुझे एक ही फिक्र लगी रहती कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम्हें दुख ना हो। इसलिए मैंने सोचा कि ज़िंदगी भर दुख देने से बेहतर है कि कुछ दिन का दुख दे दूं। इसलिए मैंने अपनी मौत का ड्रामा किया।
वह एक्सीडेंट एक हादसा था, मगर अपने दिमाग के जरिए मैंने इस एक्सीडेंट को अपना एक्सीडेंट साबित करवा कर पुरसुकून हो गया कि सबको मेरी मौत का यकीन आ चुका है। मैंने उस लड़की से शादी कर ली, मगर उसे इस खबर से बेखबर रखा। वह दिन बहुत हसीन गुजर रहे थे, मगर जब उसे पता चला कि मैं सब कुछ छोड़कर उसके पास आया हूँ, तो वह बात बात पर मुझसे झगड़ा करती। मुझे उसके गुस्से की समझ नहीं आती थी, मगर मैं चुप रहता। अपना घर बचाना चाहता था, लेकिन शायद यह मुमकिन ना था। इसलिए वह जल्द ही मुझे धोखा देकर चली गई और मैं खाली हाथ रह गया। तब मुझे समझ आई कि मैंने अपनी हंसती बसती दुनिया उजाड़ दी थी। उसके बाद मैं वापस आया तो तुम घर पर नहीं थी। मैंने अपना रूप बदलकर एक बूढ़े आदमी के भेष में तुम्हारे भाई के घर पर गया। वहाँ से भी मालूम हुआ कि तुम वहाँ नहीं हो, और मैं मायूस होकर लौट फिर जब कब्रिस्तान गया तो वहाँ से पता चला कि तुम वहाँ आती रहती थी। इसलिए रोज़ यहाँ आता था कि तुमसे मिल सकूं, मगर रोज़ ही वहाँ बैठे बैठे रात हो जाती। और आज जब तुम्हें वहाँ देखा तो मेरी खुशी की इम्तिहान ना रही। अमीना, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है। मुझे नहीं पता था कि तुम यूँ लावारिसों की तरह रहोगी। मुझे लगा कि तुम अपने घर चली जाओगी, मगर तुम वहाँ नहीं गई। वह मेरे सामने बैठा मुझे बता रहा था, और मुझे हैरत थी मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया जिसने अपनी मौत का ड्रामा किया था। एक मोहब्बत के लिए मुझे तन्हा छोड़कर गया था। मुझे शर्म आ रही थी कि मेरी जिद की वजह से मेरे भाइयों ने इस आदमी के आगे हाथ जोड़े थे। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल दर्द से फटने को था। आज मुझे समझ आया कि माँ क्यों मुझे समझाती थी, कि बिना वजह की जिद पर क्यों कहती थी कि मैं नुकसान उठाऊंगी। काश माँ आज देख सकती कि मैंने कितना बड़ा नुकसान उठाया है अपनी जिद के अंजाम में, मगर माँ यह देख नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे गम की वजह से माँ की मृत्यु हो गई थी। मेरे पति मुझसे माफ़िया मांग रहा था, मगर मैं उसे कैसे माफ़ करती। उसने मुझे तन्हा किया था तब जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं यह बात कभी नहीं भूल सकती। मैं इसी सोच में थी कि जब उसने मुझे हिलाया और पूछा कि तुमने अब तक दूसरी शादी क्यों नहीं की। वह मुझसे क्या पूछ रहा था? जिस मोहब्बत की वजह से मैंने अपने घर वालों को छोड़ा, उसी मोहब्बत के सहारे मैंने दूसरी शादी नहीं की। मैंने अपने आंसू साफ किए और उठ खड़ी हुई। मुझे माफ़ कर दो अमीना, वह हाथ जोड़ कर रहा था। मैं आपको कभी नहीं माफ़ कर सकती अनवर। अगर वो लड़की आपको धोखा ना देती तो आप कभी वापस ना आते। मैंने दुख से कहा था। वह सिर्फ मेरी दौलत की वजह से मेरे साथ थी, मगर अमीना तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो। वो कितने यकीन से कह रहा था कि मैं उसकी मोहब्बत हूँ। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी, मगर मैं उस वक्त ना ही हंस सकती थी और ना ही रो सकती थी। वह मुझसे 2 महीने तक माफ़ी मांगता रहा, और फिर आखिरकार मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैं अब क्या करती? मैं खुद बहुत अकेली थी। उसे माफ़ कर मेरे लिए भी मजबूरी बन गई थी। मेरे भाइयों ने अनवर पर बहुत गुस्सा किया, मगर मेरे लिए उसे माफ़ कर दिया। वह चाहते थे कि मैं अनवर जैसे धोखेबाज इंसान से अलग हो जाऊं, मगर मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा अब दोबारा से लावारिस हो जाए। इसलिए अपनी ईगो को साइड में रख दी। इस बार जिद नहीं की। यह वाक़या मेरे लिए बहुत बुरा था। मेरी ज़िंदगी के चंद साल मेरी किस्मत और ज़िंदगी में दर्द छप चुकी थी, जिन्हें मैं मिटा नहीं सकती थी और ना भूल सकती थी। एक जिद ने कितना तड़पाया है, यह मैं चाह कर भी भूल नहीं सकती थी। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जो आपका है वह आपको मिल जाएगा, बिना जिद के भी, मगर जिद करके हासिल की गई चीज़